हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ मनीषा's क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का मराठी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर मी चित्रकार कसा झालो। तो आइए शुरू करते हैं। ये पाठ लिखा है ल म कडू ने। 1947 में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। ये बहुत ही फेमस मराठी राइटर रह चुके हैं और चित्रकार भी। त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। इनकी बाल साहित्यों पर लिखी हुई तकरीबन 30 पुस्तकें जो हैं पब्लिश्ड हैं। त्यांची झाड हे लहान मुलासाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक। झाड नाम की द्विभाषिक मतलब 2 भाषा में लिखी गई पुस्तक। खरीचा वाटा हा कथा संग्रह। खरीचा वाटा इस नाम का कथा संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरी। जॉर्ज कावहर हे चरित्र। जॉर्ज कावहर के ऊपर उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। रावीचा मोर हे बाल साहित्य। रावीचा मोर नाम का एक बाल साहित्य जो बच्चों के लिए लिटरेचर होती है लिटरेचर बुक लिखी है। इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। तो अभी मैंने ये जो पुस्तकों के नाम बताए इन्होंने अलग अलग टाइप्स ऑफ राइटअप्स लिखे हैं। त्यांना 2017 साली खरीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। मीन्स खरीचा वाटा जो उन्होंने लिखा था उस पे 2017 साल में साहित्य अकादमी की तरफ से बाल साहित्य पुरस्कार और 2014 साल में महाराष्ट्र शासन की तरफ से उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा उत्कृष्ट मीन्स एक्सीलेंट जो वो लिटरेचर लिखते हैं एक्सीलेंट लिटरेचर क्रिएशन का साने गुरुजी पुरस्कार उन्हें मिला है। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। मीन्स शेवगांव में अहमदनगर में 2018 साल में जो बाल साहित्य सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इस लेसन के ऊपर है कि उन्होंने इस लेसन में हमें क्या सिखाया। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे। निसर्ग मतलब नेचर के सानिध्य में रहकर हमारे अंदर से कई सारे कला के मार्ग जो है मिलते हैं और यही जो है लेखक ने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। मीन्स जो नेचर होता है उसमें जब आप बैठते हो तो आपको एक सुकून मिलता है और नेचर से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो जागरूक होती है। जैसे नेचर को देखकर लोग गाने लिखते हैं, नेचर को देखकर उसे चित्र के रूप में रेखाटते हैं, नेचर को देखकर लोग उसके ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें बातें लिखते हैं। तो नेचर हमें कई प्रकार की कलाएं सिखाता है। तो ये जो लेखक हैं ये चित्रकार हैं तो इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है हमारे साथ साझा किया है जिससे हमें कुछ सीखने मिले। मैं शुरू कर रही हूँ। मी तुमच्या एवढा असताना ते अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मैं जब तुम्हारी एज का था तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया लाइफ से वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रथम निसर्ग। सबसे पहला क्या है? नेचर। आपल्या निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। हम नेचर को भूल जाए ऐसा कभी भी चलने वाला नहीं है। त्यांच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायदाच आहे। मीन्स उनके विरोध में न जाकर उनकी मर्ज़ी में रहना हमेशा हमारे ही फ़ायदे में होता है। मीन्स नेचर का विरोध न करते हुए उसके ही हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है अगर हम जो है नेचर को संभाल के रखते हैं तो। निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। नेचर में ही क्या होता है? हमारा पालन पोषण होता है। हम नेचर में ही खेल कर बड़े होते हैं और नेचर ही हमें जो है नाना मीन्स अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाता है।
निसर्ग धुंदाळत राहा मीन्स नेचर में ढूंढते रहो, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसूक सापडतील। मीन्स हमारा जो सर्जनाचा वाटा मतलब निर्माण की जो राह है वो हमें खुद ही मिलेगी, नई निर्मिती की राह। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। अभी मैं तुम्हें मेरी ही कहानी बताता हूँ। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मेरा जो प्राइमरी स्कूलिंग है जो वो एक छोटे से लहान से खेड्यात झालं, मतलब खेडेगाव, छोटा सा जो गांव होता है वहाँ हुआ। माझं खेडं अतिशय निसर्गमय आणि सुसंस्कृत होतं। मेरा जो खेड़गांव था, कहने को वो छोटा सा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा निसर्गमय, मतलब फुल ऑफ नेचर, और सुसंस्कृत था। सुसंस्कृत मतलब जहाँ किसी भी चीज़ की कमी ना हो। घनदाट जंगल मीन्स घने जंगल थे वहाँ पे। दुथड़ी भरून वाहणारी नदी मीन्स आप बोल सकते हो ओवरफ्लो होकर बहने वाली नदी, जो दोनों किनारों से पूरी भरकर बहती है। नीले डोंगर मतलब इतने ऊंचे पहाड़ थे कि वो ऐसे दिखते थे जैसे मानो नीले रंग के हो, मतलब आसमान से ढके हुए। हिरवी रान हरे भरे जंगल, अवघा आनंद ही आनंद, मतलब जहाँ इतना सुंदर नेचर हो, ठीक है, नीला आसमान, हरियाली हो चारों तरफ, तो क्या होगा, हमारा मन आनंद ही आनंद। अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नहीं तर नवलच। इतने सुंदर नेचर में भी अगर मनुष्य के अंदर से वो क्रिएटिविटी अगर बाहर नहीं आई तो कुछ मतलब नहीं है। माझा एक मित्र होता, मेरा एक दोस्त था। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावेत। हमें बहुत लगता था कि हम क्या करें, चित्र निकालें, पण काय करणार, लेकिन क्या करें, आमच्याकडे कसलीच साधन नव्हती। हमारे पास कोई साधन नहीं था। पेन्सिल रंग ब्रश हे तर सोडाच, पेन्सिल रंग ब्रश ये तो छोड़ो, साधा कागद ही नव्हता, एक सिंपल प्लेन पेपर ही नहीं था। अभ्यासाची एकच वही, जिसमें हम पढ़ाई करते थे उसकी एक ही बुक थी। पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल और पाटी पर लिखने के लिए एक पेन्सिल। तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। उसके टुकड़े हो गए तो भी हमें उसे बड़ा संभाल कर यूज़ करना पड़ता था। दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, क्योंकि दूसरी जल्दी से मिलने की जो है कोई शक्यता नहीं थी। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धास असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्या ना। मीन्स इन सब के अलावा जो मेन मुश्किल ये थी कि हमारा चित्र निकालना ना ही हमारे टीचर्स को पसंद था और ना ही हमारे घर के लोगों को पसंद था। वात्रटपणा वाटायचा। उन्हें ये सब फालतू की बातें लगती थी, बेकार की बातें हैं। पेरेंट्स जैसे सोचते हैं कि चित्रकार बनकर क्या ही आगे फ्यूचर में स्कोप है, तो हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, तो वो ये सब नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें जिसमें आगे स्कोप ना हो। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हो गए हैं चित्रकार के, जो अभी यहाँ पे एनिमेशन और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें अच्छा खासा स्कोप है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि चित्रकला में और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, जिन्हें मतलब नॉलेज नहीं है। तो वैसे ही पहले के पेरेंट्स और टीचर्स थे, उन्हें ऐसा लगता था कि पढ़ाई ही सब कुछ है, तो वो इन सब चीज़ों को फालतू की चीज़ें समझते थे। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणार असायचं। अब वैशाख कौन सा महीना होता है? चैत्र होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीना, और वैशाख होता है अप्रैल से मई का महीना। तो वैशाख महीना में जो ऊन है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो, और हम सभी गांव के जो बच्चे थे वो नदी के जो है कुंड में जाकर बैठते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं, और शरीर में जैसे ही एनर्जी आती थी हम वापस जो है नदी के किनारे जाकर बैठते थे। काठालगत खूप खडक होते और नदी के किनारे काफ़ी पत्थर थे। पाण्याचा प्रवाहामुळे गुडगुडीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले, और वही नदी के जो किनारे थे उस प्रवाह के वजह से, नदी के प्रवाह के वजह से गुड़गुड़ित, मतलब उसके अंदर जो कंकर या पत्थर होते हैं ना, उसके प्रवाह के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, सपाट झालेले, एकदम प्लेन,
लांबरुंद पसरलेले, और वो जो नदी का किनारा था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था और पाणी के बहाव से वो सॉफ्ट हो गया था. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला और हमें हमारा जो कॅनव्हास है वहीं पर मिल गया. या भरल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार. अब इस इतने बड़े फैले हुए सपाट जो नदी का किनारा है, इस पर अभी मन भरकर चित्र काढणे को होता था, लेकिन काढेंगे कैसे, चित्र निकालेंगे किससे. तो ही मार्ग सापडला, उसका भी रास्ता मिल गया था. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. हमारे उस भाग में जो है तांबूस रंग का एक पत्थर मिलता था. तांबूस मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके का ब्राउन रेडिश एक पत्थर होता है, गेरू जिसे हम बोलते हैं, जो रंगोली बनाने से पहले हम लगाते हैं ना पानी में मिक्स करके. तो वो तांबूस रंग का जो है एक मुरुम वहाँ मिलता था उस इलाके में. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. इसके अलावा जो पीले रंग के पत्थर होते हैं वो भी मिलते थे. ते दगड आपटले की त्यांची पिवळी पक्की पड़ते, और उन पत्थरों को तोड़ा तो जो पीले रंग का जो है चूर्ण जो है फक्की मतलब चूर्ण जो है मिलता था, अगदी पिठासारखी असते. और वो जो पाउडर रहता था वो बिल्कुल आटे के समान होता था. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार, और उसमें जितना ज़रूरी हुआ उतना पाणी डाला की पीला रंग तयार. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. मुरुम जो था तांबूस रंग का, उसको थोड़ा सा गीला किया और चित्र खींचा, तो जो खडक है उसके ऊपर चित्र बनना शुरू हो जाता था. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. क्या निकालें और क्या चित्र नहीं, ऐसा होता था. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो, और घुटने के बल उन रेषों को निकालने में हम दंग हो जाते थे. रेषा काढील हातवर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाढून लालजर्द झालेल्या असायचे. क्योंकि वो ब्राउन कलर का जो पत्थर था जिसको गीला कर कर हम रेशे काटते थे, तो जब वो सूख जाते थे तो वो बिल्कुल डार्क हो जाते थे, तो देखने में वो बहुत सुंदर दिखते थे. आणखी सुरसुरी यायची, और उनको देखकर उनके बॉडी में और ज़्यादा जो है एनर्जी आती थी. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टही गेलेली लक्षात यायची नाहीत, और वो इतना चित्र निकालने में मगन हो जाते थे कि घुटने के बल इतने गरम तपते उस तट पर जो है उनके घुटने की साल्ट मतलब खाल भी छिल जाती थी, और ये भी उनको पता नहीं लगता था. इतने वो मगन रहते थे चित्र निकालने में. मग उभ्या खडकावर चित्र काढलं सुरू झालं. काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत. अब चित्र तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन अभी उनको देखकर लगता था कि इसमें अब रंग भरे. पण ते कुठून आणणार, लेकिन वो रंग कहाँ से आएंगे. त्या दिवसात काटेसावर फुलते लाल भडक होते. उस सीज़न में जो है काटेसावर एक कॉटन प्लांट होता है, उसके जो फूल होते हैं वो लाल भडक खिलते थे. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरणाले की जांभळा रंग मिळतो, और उनके फूलों को जो है पानी में निचोड़ा तो जांभळा जो पर्पल कलर है वो तैयार हो जाता था. शेंदरी नावाच्या वनस्पतीच्या बोडातल्या बिया भगवा रंग देतात. शेंदरी नाम का जो एक वनस्पति था, उसका जो बीज था वो भगवा मीन्स ऑरेंज कलर देता था. काही पानाचा हिरवा केला, कुछ पत्तों को पीसकर हरा रंग मिला. चुन्याचा पांढरा, और जो सफ़ेद चूना होता है उसका पांढरा मतलब सफ़ेद रंग. कुंकुमाचा लाल, और कुमकुम का लाल रंग. आणि दगडाचा पिवळा होता, और जो दगड हमारे पास थे पीले रंग के, उससे पीला रंग तैयार होता. बांबूची कोवडी काठी घेऊन पुढचं ठोकर ठेचलं की त्याचं ब्रश व्हायचं, और जो बांबू जो लकड़ी होती है उसका किनारा अगर हमने ठोका, थोड़ा सा छील दिया उसको, तो उसका ब्रश तैयार हो जाता था. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवतो बसायचो. खाना पीना भूलकर हम उस दगड़ के ऊपर निकाले हुए चित्रों में रंग भरते बैठते थे. नज़र जाए तिथपर्यंत चित्र. जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक चित्र ही चित्र दिखाई देते थे. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचं, और कुछ समय बाद जैसे अभी मई
मई का महीना जब ख़त्म होता था तो 15 जून के बाद से बारिश शुरू हो जाती थी, तो नदी वहायला लागायची और जो नदी ऑलरेडी जो ओवरफ्लो होके बह रही है उसमें पानी का स्तर और बढ़ जाता था। आमचे चित्र नदीच्या पोटात गडप वहायची और इनके जो बनाए हुए चित्र हैं, क्योंकि तट पर पूरा पानी आ जाता था, भर जाता था, वो नदी और ज़्यादा भर जाती थी, तो उनके जितने भी बनाए हुए चित्र हैं वो सारे मिट जाते थे, गायब हो जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। मैं जो कुछ भी अपने बारे में बता रहा हूँ ये एक तरीके का एग्जाम्पल है आपके लिए। निसर्ग किती परीन आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल और इससे ये समझ में आता है कि नेचर हमें बहुत कुछ देता है। मला इतकं म्हणायचं आहे की साधन नाहीत म्हणून अडून बसण्याच कारण नाही। मुझे इतना ही कहना है कि अगर आपके पास कुछ करने के लिए उससे जुड़ा कोई साधन नहीं है तो अडकर बैठना नहीं है। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते। तुम्हारी इच्छा उस काम को करने के लिए तीव्र होगी तो साधन ना होते हुए भी तुम साधन खोज लोगे। आता हेच पहा, अब यही देख लो, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचं। जैसे ही श्रावण का महीना पूरा होता है वैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है, पण नदी वाहतच असायची। लेकिन ऑलमोस्ट 4 महीने तो बारिश होती है, तो उससे जो नदी ऑलरेडी ओवरफ्लो जो हो चुकी है वो पूरी तरह और ज़्यादा भरकर बहने लगती है। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायचा, पार क्षेत्र महीना उजाडायचं। हमें जो हमारा कैनवास चाहिए उसके लिए नदी का जो स्तर है, जो किनारा है, वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो वो चैत्र महीने में ही पॉसिबल है, क्योंकि उस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है और नदी का पानी का स्तर थोड़ा नीचे आता है, तो हमें हमारा जो कैनवास है तभी खाली मिल सकता है। तो वर क्या करायचं, तब तक क्या करना चाहिए, तब तक जब तक बारिश से जो ठंडी है वो ठंडी 4 महीने निकले और वापस गर्मी आए, तभी हमें हमारा जो कैनवास है वो तैयार मिलेगा, तभी हम चित्र बना सकते हैं, मतलब चैत्र महीने में। तब तक हम क्या करेंगे, त्यातून आम्हाला मातीचा नाद लागला। तब तक हमें जो है मिट्टी का जो है शौक लगा। लाल भडक माऊशार माती हाताला लोण्यासारखे वाटायची। जो लाल भडक मिट्टी है वो हाथ में लेते ही लोण्यासारखी, मतलब एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट लगती। मूर्ति कराव्यात असं ठरवलं। इनकी मूर्ति बनाए ऐसा हमने सोचा, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागेल। जैसे कि चित्र में समझते हैं कोई स्कोप नहीं है, वैसे ही मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने में भी कोई स्कोप नहीं है। सोच कर ये काम भी उन्हें लपून छपून छुप छुप के जो है करना पड़ता था, क्योंकि ये काम भी किसी को पसंद नहीं था, ना उनके गुरु को और ना ही उनके माता पिता को। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। नहीं तो वो जो गाय का जो तबेला होता है उसके पीछे, नहीं तो मंदिर के पास जो बकुड़ी का झाड़ होता है उसके नीचे जो तट है उधर बैठकर हमारा जो ये मिट्टी का उद्योग है वो चलता था। मूर्ती करून वाढत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायचा। मूर्ति बनाने के बाद, ड्राई होने के बाद उसमें ना थोड़े तड़े, मतलब क्रैक्स आने लगते थे और वो जो मिट्टी की मूर्ति है वो वापस जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती थी, टूट जाती थी, हिरमोड व्हायचं, बिल्कुल टूट जाती थी। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता और उस चीज़ के लिए कोई ना कोई उपाय जो है हमें ढूंढना ही था। त्यावर काहीतरी उपाय शोधलाच हवा होता। विचार करता करता लक्षात आलं की गायचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं। और विचार करते करते ये ध्यान में आया कि जो गाय का शेणा होता है, जो गाय का गोबर होता है, वो ड्राई होने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई क्रैक्स हमें दिखते नहीं है, त्याला तडे जात नाही, उसमें क्रैक्स नहीं दिखते। आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं। हमने जो गाय का गोबर है वो मिट्टी में मिलाकर मूर्ति बनाना शुरू किया। आता मूर्ति थोड्या टिकायला लागल्या और मूर्ति जो है थोड़ा टिकने लग गई। तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन टपल्या पडायचं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम होने के बाद उसमें क्रैक्स आने लगते और जो मूर्ति है हमारी बनाई हुई वो वापस टूट जाती। पुनः विचार शुरू, फिर से सोचना शुरू। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। अब हमारे गांव में जो है एक वीकली मार्केट लगता था।
महादू आए थे कपडे विकायला यायचं. जो महादू नाम का व्यक्ति था वो कपड़े बेचने के लिए आता था. आए थे मतलब रेडीमेड कपड़े. सगड़ा डोंगर भाग. और क्योंकि हमारा जो छोटा सा गांव था वहाँ पे सड़कें नहीं थी तो पूरा पहाड़ी इलाका था, फक्त पायवाटा. तो वो शहर से गांव तक जो है पैदल आता था. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा और वो अपना जो भी माल है, जो भी कपड़े हैं, वो घोड़े के ऊपर लाद कर लेकर आता था. नांद्रुकीच्या झाडाची दाट सावली पड़ायची. और नांद्रुकी नाम का जो पेड़ था उसकी जो छाँव थी वो अच्छी खासी मिलती थी. ते झाडाच्या मुळीला घोड़ा बांधून ठेवायचा और वो उसी बड़े से पेड़ के नीचे उसकी छाया में जो है अपने घोड़े को बांध कर रखता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण. हमें जो है घोड़े का जो है शेण दिखा. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते और उस शेण में जो है बारीक धागे धागे दिख रहे थे. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला और हमें ऐसा लगा कि मे भी शायद उसमें क्रैक्स नहीं आते हो. तो उन्होंने क्या किया, अब घोड़े के शेण को जो है मिट्टी में मिक्स कर कर उसका यूज़ करना शुरू किया. आता आमच्या मूर्तीला बिलकुल तडे जात नव्हते. अभी हमारी मूर्ति में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ रहे थे. केवढा आनंद झाला. बहुत इतनी खुशी हुई कि मला शब्दात सांगता येणार नाही. ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञांचा धडा वाचला. मैं जब हायर स्टडीज़ कर रहा था, जब सेकेंडरी स्कूल में था, तो मैंने आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है उसके बारे में पढ़ा था. त्याला हवं होतं ते तत्त्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. उसे जो भी तत्व की खोज रहती थी वो छोटी से छोटी चीज़ों में भी उन तत्वों की खोज जो है खोजता रहता था. ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका करत धावत सुटला. और जिस तत्व की खोज वो कर रहा था वो जैसे ही उसे मिल गई तो न्हाणी घरातून मीन्स जहाँ पे नहाते हैं बाथरूम से, वो युरेका मतलब मुझे मिल गया करते करते वो वहाँ से भाग कर आया. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्याही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तीला तडे जाण्यास थांबलं होतं. तभी मेरे ध्यान में आया कि मुझे उतना ही आनंद हुआ जितना आर्किमिडीज को एक तत्व की शोध करते हुए हुआ था. मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जब मैंने एक खोज की कि मूर्ति में मैं कैसे क्रैक्स को रोक सकता हूँ. आपल्यापुरता का होईना, हमारा आगे क्या होगा, पण तो एक शोध होता. ये भी एक खोज थी. मुलांनो, मैं तुम्हाला एवढंच सांगेन. बच्चों, मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, कि तुम्हारे हर एक के अंदर जो है एक आर्किमिडीज जो है त्याला कायम जागता ठेवा. उसे जो है जगा कर रखो. मीन्स तुम्हारे अंदर एक तरीके से एक खोजकार है, ठीक है, तो खोजते रहो. तुमचं आभाळ कायम आनंदान भरलेलं राहील. जो तुम्हारा जीवन है वो हमेशा खुशियों से भरा रहेगा. जब तुम चीज़ों को खोजते रहोगे, नेचर को खोजते रहोगे, अपने आप को खोजते रहोगे कि आप क्या कर सकते हो, किस में अच्छे हो, आपसे लोगों को क्या फ़ायदा है, तो जितना आप अपने लिए दूसरों के लिए सोचोगे उतना ही आपके जीवन में जो है कामयाबी और आनंद आएगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है यहीं ख़त्म. अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया और कितना समझ में आया है. और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. धन्यवाद.